कब्रिस्तान की कहानी। भूतिया कहानी। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम राकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में राकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में टीवी और गेम खेल रहे थे। राकी सोनिया से पूछता है कि तुम टीवी लोगी या गेम। सोनिया टीवी लेती है और पूछी कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। राकी, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। राकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो राकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर कर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। तो वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी? और राकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? राकी, सॉरी डैड, मुझे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उस समय क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले कभी भी नहीं सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और राकी दोनों आपस में बात करते हैं। राकी, विकी, तुम्हें क्या लगता है कि सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। विक्की, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में बहुत कुछ देखा होगा। राकी, चलो हमें कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कैसे नहीं जाऊँगा, और तुम भी मत जाओ। विकी के मना करने के बावजूद राकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश देखी थी। राकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। राकी डर जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ो दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ राकी को खींचकर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। राकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुंचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे राकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर, ये क्या? ये तो राकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जा कर के देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन राकी कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौटकर आ जाता है और विकी से पूछता है कि राकी कहाँ है। विकी, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी राकी कब्रिस्तान में चला गया,
वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनोहर: हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जाओ, घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ। हमें राखी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विक्की जो वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीज सी आवाज़ें आती है। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर: मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने राखी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इसे निकलना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोदने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर राखी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर राखी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर दूसरे एक घर में अपने परिवार के साथ रहने चला जाता है। धन्यवाद।